अभी दो ऑप्शन बचे, सिक्का उछाल दो, जय माता की, हेड या टेल। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे दो आपके ऑप्शंस रह जाते हैं। बॉक्स के अंदर में आप फ्रेंड को देते हैं एक पंच, और ऊपर से बॉक्स सजा हुआ रहता है, अच्छा लगता है देखने में। ऐसे ही कलरेबल लेजिस्लेशन भी हो सकता है कि जो ओल्ड पर्सन था उसका भी वेस्कोटॉमी मतलब नसबंदी कर दिया। अब क्या मतलब है एक बूढ़े इंसान का नसबंदी करने का? केवल डाटा फुलफिल करना है आपको, टारगेट जो दिया हुआ है उन लोगों को पूरा करना है। एंड एक 18 ईयर का बॉय जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी आपने नसबंदी कर दिया, तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। तो ऐसा पॉलिसी जो इसमें एक्सेप्टेंस ना छुपा हुआ हो वो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में आप देखो, हम दो हमारे दो लिखा रहता है दीवारों पे, तो ये एक्सेप्टेंस है। फिर भी लोग नहीं मानते हैं, पॉपुलेशन फैक्ट्री बना दिया है। और इसमें क्या हुआ, वी आर सप्लाइंग आर इंडियन प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स अनदर सैटारिकल स्टोरी। सेलिंग ऑफ लिक्कर, कोरोना के टाइम पर लिक्कर का बेचना परमिट कर दिया। लोगों को लगा बताओ लोग ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ शराब के लिए परमिशन दी जा रही है। अपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके अंदर की बात यह है कि शराब पीने वाला तो घर में बैठ के जिंदा रहेगा, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उससे सरकार दूसरे लोगों की जान बचा सकती थी। पायलट आप ऐसे इंसान को बना दे जो खुद भी उड़े दूसरों को भी उड़ाए, तो ऐसे रिजर्वेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग ऐसा रॉकेट बना दें जो हमारे ही कंट्री में ब्लास्ट हो जाए। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फैंटास्टिक एट योर प्लेस। मोर देन 8 डेज अभी हो चुके हैं, और अभी ये पॉलिटी का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में जो 2023-28 को हुआ था पिछले महीने। सॉरी फॉर दैट, बट इसको बनाना है बिकॉज वी हैव अ सीरीज ऑफ ऑल द पोर्शन दैट आर टू बी कवर्ड बाय डिफरेंट फैकल्टीज। नाउ जो भी रिजल्ट हो आपका, जैसा भी परफॉर्मेंस हुआ है, आई विल से दैट राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अगले ईयर के लिए भी काम आएगी। इस बार की टॉपर से भी आप थोड़ा सीखिए कि 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ लेकिन तीसरी बार में रैंक 1। तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो ऊपर जा रहा था। अभी नवंबर दिसंबर का जो मंथ आएगा वहाँ से आपको प्रीलिम्स का फीवर आना शुरू हो जाएगा। अभी तक के जो एरिया छूटे हुए हैं, दैन आई विल से कि आप उन पे फोकस कीजिए। इथिक्स का पेपर है, ऐसे का पेपर है, ऑप्शनल पेपर्स हैं। एथिक्स एंड ऐसे के लिए हमने अभी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका हेल्प लेना चाहिए। एंड वी हैव 4 लेयर ऑफ इवेलुएशन जो दूसरे किसी जगह पे नहीं है। एंड आई हैव क्रिटिकली एंड यू कैन से वेरी एक्यूटली एंड डीपली डिजाइंड इट, एंड जहाँ पर हमारे सीनियर्स जो बेसिकली कमीशन का भी पार्ट रहे हैं, एंड दे आर हेल्पिंग अस इन इट। नाउ इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, गवर्नेंस के हैं, उसमें लगभग 14 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। मोरलेस जो क्वेश्चंस का लेवल है, 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ के मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 7 to 8 क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में ही थे, 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट या मॉडरेट डिफिकल्ट कह सकते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऊपर हो सकता है थोड़ी सी डिबेट हो जाए। बट आई विल लाइक टू क्लैरिफाई थिंग्स, क्योंकि डिक्टेशन भी आपको मैंने दी हुई है, उसका भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। एंड जो लिंक है वीडियो के जो डिटेल में होते हैं 2-2 घंटे के या 3-3 आवर्स के, उनका आपको कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मिल जाएगा लिंक, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो की लेंथ को मैं 1 घंटे से कम में ही रखने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट was there, which is easy question of set B. We are having all the sequence of the question here. पहला जो क्वेश्चन आया है मेरे दूसरे लेक्चर में से ही आया है। मेरे मतलब दूसरे फैकल्टीज भी हो सकते हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चैप्टर है, तो उसमें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ कि 1600 एडी में एक बॉडी बनी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था गवर्नर। ये पोस्ट बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में बन जाती है गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट, जिसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बैठे। ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑल्सो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नाउ ये गवर्नर ऑफ जब बंगाल पोस्ट, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है
तो यही पोस्ट बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट टाइम इसे ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया और बेसिकली करप्शन इतना कंपनी में था, उसके ऊपर डेप्ट इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को टेक ओवर करना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को टेक ओवर करना पड़ा इन द सेंस उन्हें रेगुलेशन लेकर आने पड़े कंपनी के ऊपर, लाइसेंस में रेस्ट्रिक्शंस की हर 20 साल का जो है एक्सटेंशन होगा एक चार्टर एक्ट के थ्रू, यदि कंपनी अच्छा काम करती है तो। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट आप देखते हैं हर 20 ईयर्स में। तो जो 1773 के बाद 1793, 1813 एंड जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पोस्ट कन्वर्ट हो गई, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट के ऊपर पहली बार विलियम बेंटिक सर बैठे। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट मैं क्लास में बताता हूँ कि ये ऐसी पोस्ट है जो आज के प्राइम मिनिस्टर की फंक्शन से थोड़ा मैच खाती है। जैसा आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ऐसे ही गवर्नर जनरल को उस वक्त एक काउंसिल दी गई थी। बेसिकली सबॉर्डिनेशन ऑफ अदर गवर्नर्स was made to this governor general of India, that's why the name। एंड यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को हमने लगभग पुश बैक ही कर दिया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया था, वहाँ पर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय भी कहा जाने लगा जब he was seen in relation to the queen and the crown there। and इनके ऊपर की एक पोस्ट बैठा ली गई जिनका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS in short I have written। Lord Stanley became first SOS, right? So that's what I just want to say कि ये पूरा का पूरा सीरीज है जो हम क्लास में कवर करते हैं। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये गलत हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया जो बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट को रिव्यू करने के लिए था। चार्टर एक्ट 1793 ये भी सही नहीं है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो इट वाज इजी क्वेश्चन जो हिस्ट्री में भी कवर होता है और पॉलिटी में भी कवर होता है। नाउ वी कैन गो टू अनदर क्वेश्चन। दिस वाज रियली यू कैन से हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अभी जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि पहले क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अभी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो हो नहीं सकता, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो नहीं सकता। अभी दो ऑप्शन बचे, सिक्का उछाल दो, जय माता की, हेड या टेल। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे दो आपके ऑप्शंस रह जाते हैं। व्हेनेवर आई कवर आर्टिकल 21 there is a language that no one will be deprived of his life or liberty without following what is called as procedure established by law। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंटेड है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दिस एक्सप्रेशन इज प्रिंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये UK से बेसिकली इन्फ्लुएंस रहता है, वहीं से हमने इसका मतलब निकाला हुआ है। एक दूसरा एक्सप्रेशन, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो क्लास में मैंने बताया है कि भाई 1978 में मेनका गांधी जो केस था उसमें इसको जो जुडिशरी है इसी एक्सप्रेशन के साथ में रीड किया कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब निकलता है, जो बेसिकली US के ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है, वहाँ फॉलो होता है। मेनका गांधी बेसिकली वाइफ थी संजय गांधी की, और 1978 का टाइम कितना हार्ड था आपको पता ही है। तो जबकि गड़बड़ होती है सरकार के साथ बहुत ज़्यादा, तो वो फिर देश से निकलने की कोशिश करते हैं, मे बी इटली। सो पासपोर्ट को जो वहाँ की जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया। तो
शी कुड नॉट लीव द कंट्री। एंड इसके लिए फिर इंटरप्रिटेशन आया आर्टिकल 21 का भी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू यदि हम देखें कि ऐसा कोई भी कानून बनता है जो कि सही प्रोसेस से पास हुआ है लेकिन उसका कंटेंट सही नहीं है, तो क्या हम उसे एग्जामिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से करके उसे इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट whatever law has been brought by the parliament by following the correct method मतलब बिल आया, उसे सिंपल मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, पूरा मेथड फॉलो करके वो पास हुआ। अब उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो बेसिकली आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हैव द ब्लाइंड फेथ इन द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजा है नेशन ने। सो जुडिशरी कैन नॉट क्वेश्चन द इंटेंट एंड कंटेंट ऑफ द लॉ, but it can see or check or cross check the method that parliament has followed the correct method stipulated in the constitution or not for passing that particular law. But यदि वो लॉ एग्जीक्यूटिव अप्लाई करता है, वो गलत तरीका है या सही तरीका है, यदि उसका जो इफेक्ट है वो सही है या गलत है, क्या ये जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है? आंसर इज यस। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज एबल टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट नॉट द आर्बिट्रेरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर। भाई जब आप कानून बनाने वाले हैं, जो लॉ ब्रेकर है वो लॉ मेकर बन जाए और फिर उसके इंटेंशंस गलत हों और वो ऐसा कानून लेकर आ जाए जो कि उसके बेसिकली इंटेंशंस को पूरा करता है, कलरेबल लेजिस्लेशन लेके आ जाए जो पैकेजिंग में अच्छा है लेकिन उसके अंदर की जो थीम है वो बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। बॉक्स के अंदर में आप फ्रेंड को देते हैं एक पंच और ऊपर से बॉक्स सजा हुआ रहता है, अच्छा लगता है देखने में, ऐसे ही कलरेबल लेजिस्लेशन भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा कानून यदि उसे गलत तरीके से लगाएं तो वो भी गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल 70s में जब दादा एंड लेडी गवर्नमेंट थी तो इस तरीके से हुआ कि जो ओल्ड पर्सन था उसका भी वेस्कोटॉमी मतलब नसबंदी कर दिया। अब क्या मतलब है एक बूढ़े इंसान का नसबंदी करने का? केवल डाटा फुलफिल करना है आपको, टारगेट जो दिया हुआ है उन लोगों को पूरा करना है। एंड एक 18 ईयर का बॉय जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी आपने नसबंदी कर दिया, तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। तो ऐसा पॉलिसी जो इसमें एक्सेप्टेंस ना छुपा हुआ हो वो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में आप देखो, हम दो हमारे दो लिखा रहता है दीवारों पे, तो ये एक्सेप्टेंस है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। पॉपुलेशन फैक्ट्री बना दिया है और इसमें क्या हुआ? वी आर सप्लाइंग आर इंडियन प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स अनदर सैटारिकल स्टोरी। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर यदि हम देखें तो ये जो लॉ है बेसिकली किस मेथड से पास हुआ है वो तो चेक कर ही सकते हैं, लॉ के अंदर कंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है वो भी चेक कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव का जो प्रोटेक्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव का जो एप्लीकेशन है वो दोनों से प्रोटेक्ट होता है। इसका मतलब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, बिकॉज ये आर्टिकल 14 में कवर होता है, राइट, एंड रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो नहीं सकता। बचा हुआ आंसर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इसका प्रूफ आपको मेरे क्लास के जो नोट्स हैं उसमें जब मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैंने आपको जहाँ लिखाया है वहाँ पे ये एक लाइन लिखाई हुई है दैट दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके ये मतलब है, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, दैट ऑडियो अल्ट्रम पैट्रम, दैट विदाउट हियरिंग किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। देन नो वन कैन बिकम जज ऑफ हिज ओन केस, लॉयर बन सकता है लेकिन जज नहीं बन सकता, राइट। एंड जुडिशरी को या जो भी अथॉरिटी कोर्ट में होती है उन्हें एक बोनाफाइड गुड फेथ में काम करना है, एंड जितने भी विटनेसेस होते हैं वो एमाइकस क्यूरी या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के रूप में देखे जाते हैं। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ
नेचुरल जस्टिस। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में उस लॉ का स्कोप, सिग्निफिकेंस, इफेक्ट देखा जाता है, जिससे कि वो लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल हो। आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल, करलफुल, फोर्सफुल, एक्सप्लॉइटेटिव लॉ न हो। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत हो गया, राइट? जुडिशरी के पास जाता है, मेथड सही है एकदम। अब इंटेंशन क्या है, उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एम्प्लॉय करेगी जुडिशरी चेक करने के लिए। भाई वहाँ पर आज तक प्रॉपर्टी एक्विजिशन की वजह से जो आर्टिकल 35A भी था जो साथ में हटाया था, प्रॉपर्टी कोई लोग नहीं ले सकते थे जिससे कि अच्छे अच्छे स्कूल बनाए जा सके, हॉस्पिटल बनाए जा सके, इंडस्ट्री वहाँ आ सके। वहाँ के लोगों को डोमिनोज का पिज़्ज़ा, बर्गर, आज का जो कल्चर है, एक मॉडर्न एजुकेशन का सेंस नहीं पता। अभी देखिए G20 की वहाँ पर मीट होने जा रही है, तो लोग पहुँचेंगे, लोग एक्सपोजर मिलेगा। व्हेन एक्सपोजर इज देयर देन ऑफ कोर्स पीपल आर हैविंग डिफरेंट कल्चर सेंस, दैट जिस चीज़ में उनको सेंस है, रिलीजन में सेंस है, तो उसको और ब्यूटिफाई कितना कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और एक अच्छा लॉ जो होता है वो हो सकता है कि उसके इफ़ेक्ट्स ख़राब हों। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिंग ऑफ लिक्कर, कोरोना के टाइम पर लिक्कर का बेचना परमिट कर दिया। लोगों को लगा बताओ लोग ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ शराब के लिए परमिशन दी जा रही है। अपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके अंदर की बात यह है कि शराब पीने वाला तो घर में बैठ के जिंदा रहेगा, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उससे सरकार दूसरे लोगों की जान बचा सकती थी। कोरोना के टाइम पे टैक्स वाज डिप्लीटिंग वेरी फास्ट। सम ऑफ द स्टेट्स एंड सम ऑफ द यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली, द गवर्नमेंट वाज फेसिंग द प्रॉब्लम्स, राइट? सो एक गुड लॉ हो सकता है कि उसके रिजल्ट ठीक ठाक ना हो, एक नॉर्मल लॉ जो ठीक नहीं लग रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं, उसके इफेक्ट्स ठीक हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इंटेंशन एंड कंटेंट कैन बी चेक्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बाकी ये थोड़ा सा फास्ट है बिकॉज वीडियो को शॉर्ट रखना है। इसकी जो फुल लेंथ वीडियो है क्लास की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लोगों के अपने ओपिनियन है, बट मेरा अपना ओपिनियन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए निकलता है, बिकॉज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, राइट? यहाँ पे लेजिस्लेचर से प्रोटेक्शन नहीं है आपको, लेकिन एग्जीक्यूटिव से है। यहाँ पे लेजिस्लेचर से भी है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से भी है, और जो इफेक्ट है लॉ का वो भी इसमें कवर होता है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीगल डोमेन। आज की डेट में क्या हो रहा है, यूपीएससी पिछले 2-3 साल से कई सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आती है जो एलएलबी में आते थे, बट इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। आप देखें कि जो पुलिसिंग होती है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आईपीएस जो बनता है उसको भी स्टेट कैडर अलॉट होता है। तो जो जेल हैं वो भी शेड्यूल 7 के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर, डेलीगेटरी मैकेनिज्म के अंदर स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। आप संजय दत्त से जाके पूछिए, वो आपको मतलब बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में प्रेजेंट होने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। सेम स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर यदि प्रिजनर है और वो अपने ही स्टेट में बहुत बड़ा पर्सन रहा है, तो क्या क्या फ़ायदा उसको हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि लालू जी को यदि बिहार की जेल में रख दिया तो काफ़ी फ़ायदा होगा। लालू जी को यदि ऐसी स्टेट में रखा जहाँ पे लालू जी के एनिमीज ज़्यादा हैं, उस जेल में कोई भी पैरल नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें हिडन है, मैं आपको अंदर इंक्विजिटिवनेस जगाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के पीछे, जिसमें स्टेटमेंट नंबर बेसिकली कहता है पहला, दैट prisons are managed by state government with their own rules and regulation for day-to-day administration. It is correct because of the fact that statement 2 says that as per the Prison Act 1894, this is because of the schedule 7 जहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर में prisons का सब्जेक्ट मेंशन है।
तो यहाँ पर आंसर बन जाता है ए। दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी वजह से ये सही हो रहा है, एजर्शन एंड रीजन। रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एजर्शन। ये पहले क्वेश्चन आते थे, फिर यूपीएससी में आना बंद हो गए, अब इस साल में दोबारा से ये रीसरफेस हुए हैं। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दैट चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बेस्ट मतलब ये है कि सभी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे भी आरटीआई लोग फाइल कर सकते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये बेस्ट हो सकता है, लेकिन पिछले कई ईयर्स से रिपीटेडली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बहुत बात हो रही है। मतलब करंट अफेयर्स में बात नहीं हो रही, बात यूपीएससी में हो रही है कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली एक कंट्रोल है जो सेपरेशन ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करता है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के लिए बना है, और जो हमारे यहाँ पे पार्शियली आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। इसका बेसिकली मतलब देशी भाषा में क्या है? इसका मतलब है कि जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। क्लास में मैं आपको एक गधे एंड डॉगी की कहानी सुनाता हूँ, एक वॉशरमैन के थे। अब यहाँ पर वो कहानी सुनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट कुल मिला के ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव का काम अपना है अप्लाई करने का, लॉ का काम, लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाने का है, जुडिशरी का काम ये है कि भाई दोनों चीज़ें फेयरली हो रही हैं, ये अपना अपना देखें, एंड सब अपने डोमेन में सुप्रीम है। और यदि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, इसके थ्रू स्पिल ओवर इफेक्ट जो जुडिशरी होती है वो चेक करती है कि क्या क्या हो सकता है। सो ऑल इन ऑल, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या है कि सबको अपने अपने काम के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो, क्लैरिटी हो, और एक के डोमेन के ऊपर दूसरा हावी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम टेक ओवर कर लेती है, गड़बड़ हो जाएगा, राइट? अब जुडिशरी मान लो पुलिस का काम टेक ओवर कर ले तो क्या होगा? ये होगा ये कि जैसा आप कहेंगे कि भाई 50 पुलिस वाले हैं, 25 इधर जाओ, 25 इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। भाई कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कुछ एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस पुराना वाला नहीं है, कैसे हो सकता है? सो पुलिस दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को करना है तो कोर्ट डायरेक्टिव्स दे सकती है, एक कमेटी बैठा सकती है जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स या रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स उसका पार्ट बन सकते हैं। देन उसके बाद में फिल्टरिंग हो सकती है, जनता से पूछा जा सकता है, उस चीज़ को डोमेन में रख के सर्वे कराया जा सकता है, उसके बाद में एक फाइनलिटीज़ के साथ में उस लॉ को फ्रेम किया जा सकता है, राइट? सो बेसिकली आंसर यहाँ पर, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द बेस्ट वन विच टेल्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल आप 32 को देखो, fundamental rights are merely paper rights without article 32, and article 32 makes the judiciary the protector, right? Supremacy of the constitution is established and it has to secure the supremacy, who? The judiciary, and it is all related to the constitutionalism। हमारे यहाँ पर पड़ोसी मुल्क की तरह आज तक कू नहीं हुआ। अभी दोबारा देखो प्राइम मिनिस्टर साहब को किस तरीके से पकड़ के ले गए। हमारे यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इवन बांग्लादेश में जो पहले का पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, वहाँ पे तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में घुस के वहाँ के जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उन्होंने गोली चलाई। बट हेयर वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स ऑटोनॉमी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड थैंक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो इतना एक मैच्योर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को दे पाए। Anyway, now coming to the next question. This is also a question wherein there can be a debate, but still I will like to tell you the answer. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation?
ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि भाई हमारे यहाँ पर टोटल 18 फंडामेंटल राइट्स थे जो अब 17 रह गए हैं, सॉरी 19 फंडामेंटल राइट थे जो अब 18 रह गए हैं। मतलब 7 कैटेगरीज थी, अब 6 कैटेगरी रह गई हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को हटा दिया हमने। लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 की यदि बात करूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके इंटरप्रिटेशन से जो मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन हुआ है वो आर्टिकल 21 का हुआ है, और उसके अंदर कितने सारे राइट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लेजर, राइट राइट टू हैव एडिक्वेट वेजेस, राइट reasonable judicial mechanism that one needs to have, all are implicitly interpreted by the by the court that it is part of, and these rights are part of article 21। इसको रोकने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने कोई ऐसा काम किया जिससे कोर्ट के हाथ पैर बन जाए। ऐसा बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखने को मिलता है। जब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ाता हूं तो शेड्यूल 9, शेड्यूल 8 तक कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, राइट। शेड्यूल 8 इज अबाउट द लैंग्वेजेस, शेड्यूल 7 is about the distribution of power, schedule 6 and 5 about the protection of the tribes and scheduled tribes, schedule 4 about the allocation of the Rajya Sabha जो seats होती हैं, then schedule 3 is schedule 3 and schedule 2, these are about the oath and affirmations as well as the salaries and emoluments, then schedule 1 is about the name of the states and union territory। तो शेड्यूल 9 जो था वो पहली बार उसी ईयर में लाया गया जिस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अप्लाई किया था 1950 में। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाई? बिकॉज एक आयरन बॉक्स लेके आना था जिसके अंदर में कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाए उसको जुडिशरी चेक न कर पाए, देख भी न पाए, चाहे वो फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में आता हो। क्यों? क्योंकि यदि हमें जमींदारी खत्म करनी है, राइट, लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो हमें आर्टिकल 31, आर्टिकल 19(1)(f जो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में है उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। बिकॉज इफ गवर्नमेंट जो सरकार है वो जमींदार के पास जाती है कि भैया अपनी जमीन दे दो, कहता नहीं देंगे, कहता हम छीन लेंगे, कहता हम कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे पास आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 19(1)(f है। सरकार भी चुप हो जाती है। अभी अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा, रेस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो लैंड रिफॉर्म्स को लेके आना था क्योंकि ब्रिजेस बनाने थे, रोड बनाने थे, किसी का घर बीच में आ जाता है, तोड़ नहीं सकते, पूरा का पूरा ब्रिज रुक जाएगा, रोड रुक जाएगा, क्योंकि उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी है। इसीलिए हमने ऐसे लॉ को लेके आए जिसमें हम ये काम कर सकते हैं, जमींदारी को ख़त्म कर सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि मोनार्की में तो इस तरीके का लॉ होता नहीं कि लॉ कट्स लॉ लाइक आयरन कट्स आयरन, कि हम ऐसे बोले अमिताभ बच्चन की तरह घोड़े पे आए और बोले लाला बाहर निकल, और फिर गांव वालों के पास जाके बोले जाओ गांव वालों आप सब आज़ाद हो। इट कैन नॉट बी द वे। अब डेमोक्रेसी के अंदर में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऐसे लॉ के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 370 को भी हमने रिसेंट टाइम में हटाया तो पूरे लॉ प्रोसीजर को फॉलो किया है, ऐसा नहीं कि हमने हटा ही दिया, राइट। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवर करने के लिए शेड्यूल 9 लेके आया, और शेड्यूल 9 को वैलिड कर दिया उस वक्त के कोर्ट ने। और उस वक्त जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर था उनमें बड़ा रेस्पेक्ट था। जो फ्रीडम स्ट्रगल करके आए थे वही कानून बनाने वाले बैठे। कोर्ट भी जानता था कि भाई ये रात को 4-4 बजे तक बैठ के कानून बनाने की बात करते हैं, ये करप्शन की बात तो करेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे करके, स्पेशली आफ्टर 1964 जब डिमाइस ऑफ नेहरू जी हुआ, एंड जब एक सिंडिकेट बन गया एंड इंडिकेट भी बन गया, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी और साउथ के जो लीडर्स थे, के कामराज, निजलप्पा एंड ऑल, तो जैसे सरकार कमज़ोर होती है तो फिर जुडिशरी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर निकल के आती है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बैंक रिफॉर्म्स को लेकर था,
बैंक नेशनलाइजेशन को लेकर था, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी हारती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर 1973 में जो केशवानंद भारती केस आता है वो बेसिकली शेड्यूल 9 के मीनिंग को भी डाइल्यूट कर देता है कि इसके अंदर में कोई भी कानून लाया जाता है वो भी जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है, प्रोवाइडेड इफ इट इज डिस्ट्रॉइंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. So this is a long story. This is also a correct answer, but yeah, 42nd amendment, which was brought like a mini constitution, and that time lady prime minister after emergency tried to amend the constitution in the way and as per her need, that it is not stopping her uh, to have the government, and whatever the court is doing, so other people are going to the court to challenge the मीसा टाइम अरेस्ट. बेसिकली इमरजेंसी के अंदर में मीसा जो एक्ट था इसको सैटायरिकली बोलते हैं मम्मी इंदिरा संजय एक्ट, जबकि एक्चुअली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंदर में सारे के सारे अरेस्ट हुए थे. अब आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कर दिया जाता है. एक एडीएम जबलपुर केस है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है मैटर. सो वहाँ पर आर्टिकल 21 को ही आप सस्पेंड कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं हो सकता. क्लियर कट 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये किया कर दिया गया था जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी की जो सरकार थी अंडर मोरारजी देसाई आई थी, तो 42nd जो अमेंडमेंट था उसको कई सारे प्रोविजंस को नेगेट करने के लिए एक्ट लाया गया था. तो 42nd भी करेक्ट हो सकता है, बट फर्स्ट इज मोर करेक्ट बिकॉज ऑफ शेड्यूल 9. एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 21A, जो ज़्यादा बाइंड नहीं कर सकता जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को. सो मोर आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अपने आप में सही होना ही चाहिए, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो समथिंग which tried to limit the judicial interpretation. Now we can go for another question. This is perhaps very easy question, जहाँ पर अभी आपको पता ही है कि NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है. ये क्लास में मैंने सारे के सारे बॉडीज़ आपको कवर कराया है कि इनको पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, जबकि सबसे जो बूढ़े बाबा हैं हमारे NHRC हैं. बूढ़े बाबा से मतलब ये है कि यही एक ऑफिशियल होते हैं जो रिटायर्ड CGI आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज से लेके 70 ईयर्स ऑफ एज तक यहाँ पर रहते हैं. मतलब इतने सीनियर कोई नहीं होते, केवल NHRC में ही मिलते हैं. कस्टोडियन, वॉच डॉग ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ सब जगह से ख़त्म हो जाती है बात तब NHRC में लोग जाते हैं, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है. तो बेसिकली इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर एक ही सही है तो ओनली वन. अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा फायदा हुआ है कि मान लो कि ओनली एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है. अब यहाँ पे यदि ये 3 गलत हैं, ये सही है, ये इसमें से कोई सा भी एक सही है तो उसमें आंसर 1 ही बनेगा. मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रॉडर पिक्चर. यहाँ पे लोगों को शायद थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ होगा. एलिमिनेशन ख़त्म कर दिया, कॉम्बिनेशंस ख़त्म कर दिए, और इनमें से कोई सा भी एक सही है तो भी एक ये है. अब इंट्यूटिवली और कोइंसिडेंटली इफ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग ये सही है और सारे गलत हैं, तब भी आंसर ये बनेगा. बट एनीवे यहाँ पर NCBC इज द करेक्ट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा. आर्टिकल 338 के अंडर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेके आए हैं यहाँ पे. एनीवे, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज बिकॉज दैट एवरी ईयर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं. इस साल भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं. ये ऑन दी लाइटर वे साइड है कि उतना हार्ड नहीं है. ये देख लेते हैं. दैट विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया, सॉरी इट इज़ अबाउट द शेड्यूल्ड एरिया in India, consider the following statement. Within the state, notification of an area as scheduled area takes place through the order of the president. See, I cover schedule 5 and schedule 6. In that properly I have told, even in schedule part 6 when I cover the state,
legislature and the state executive, there also I have covered that it is the president who is to ensure the welfare and the protection of such areas through the governor office. Chief minister comes later on, but it is the governor and it is the president who has to ensure. So यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा. The largest administrative unit forming the scheduled area in the district, the lowest is the cluster of villages in the block. See, अभी एक पेसा एक्ट जो मैं आपको बेसिकली पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी चैप्टर में पढ़ाता हूँ, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, तो इसके आने के बाद में जो 3 टायर सिस्टम्स हैं, जैसे कि ऊपर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर विलेजेस के क्लस्टर होंगे या ग्रुप होगा, तो ये सिस्टम काफ़ी जगह पे फॉलो हो चुका है. लेकिन जो शेड्यूल 6 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डीसी और आरसी, राइट, आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में कितनी परेशानी चल रही है आपको पता ही है. तो यहाँ पे जो डीसी और आरसी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, ये काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं. यहाँ पर तो बेसिकली ऑटोनॉमी नहीं है ये, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, राइट. ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है इनको अपने हिसाब से काम करने की. इवन मैंने तो आपको ये तक बताया हुआ है कि इनके मैट्रिमोनियल कस्टम्स भी हम लोग टच नहीं कर सकते. मतलब मेघालय में एक खासी एक कास्ट है, तो जहाँ पर लड़के की और लड़की की जब शादी होती है तो लड़के की विदाई होके लड़का लड़की के घर पे जाता है. मुझसे आप ये मत पूछना कि वो रो रहा होता है कि नहीं, और पीछे बाबुल की दुआएं वाला गाना तो नहीं चल रहा होता. बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उनके कस्टम्स को भी टच नहीं कर सकते हैं, उनको ऑटोनॉमी देते हैं. एक प्रिमिटिव इंडिया जो जंगल में रहते हैं, पेड़ की छाल लपेट के पूरे दिन शिकार करते हैं और शाम को सो जाते हैं, उसको हमने वैसे का वैसा ही रखा हुआ है बना के. जैसे सेंटिनल आइलैंड है, उसको हम चाहें तो एक ही दिन में उसका रंग रूप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हमने ऐसा ही रखा हुआ है कि भाई पुराने टाइम का एक चेन बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए. क्योंकि हिस्ट्री तो इसीलिए स्टडी करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा. फ्यूचर तो बेसिकली आजकल चैट जीपीटी का चल रहा है. अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद रिलेशनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट ख़त्म होके काफ़ी प्रैक्टिकल दुनिया होने वाली है. Anyway, now the third statement is the chief minister of the concerned state are required to submit annual submit report to the Union Home Ministry in the administration of scheduled area in the state. ये clearly मैंने लिखाया हुआ है that it is the governor, ये गलत है, right? So यहाँ पे 2 statement basically सही हो जाते हैं. B is the correct answer. We can go further. This is with regard to again the reservation, Article 16 Clause 4, राइट, जिसकी वजह से आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है. आप लोगों ने कई सारी कैटेगरीज डाली होंगी, SC ST OBC EWS. ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की वजह से है. क्लास में मंडल कमीशन की कहानी, इंदिरा स्वाने केस की कहानी मैंने आपको सुनाई होगी, पूरा याद होगा, लिखाया भी है पूरा का पूरा, नोट्स के उन पेजेस को आप देख सकते हो. आर्टिकल 335 को भी मैंने उसमें कनेक्ट किया हुआ है. ये भी बताया हुआ है कि ये डिफाइन नहीं करता एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी को. ये इंदिरा स्वाने केस के अंदर में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, नई कैटेगरी इंक्लूड हो सकती है कास्ट की, लेकिन कुछ शर्तें हैं कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ओबीसी के लिए था, राइट, और किसी भी तरह से डाटा जो है वो शो करना चाहिए कि भाई बैकवर्डनेस वास्तव में है. एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी वाज आल्सो वन ऑफ द क्लॉज. मींस कोई ऐसे पर्सन को आप डॉक्टर ना बना दो जो सही नस को काट के जो टूटी हुई नस है वो उसमें जोड़ दे, तो गड़बड़ हो जाएगा. पायलट आप ऐसे इंसान को बना दे जो खुद भी उड़े दूसरों को भी उड़ाए, तो ऐसे रिजर्वेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग ऐसा रॉकेट बना दें जो हमारे ही कंट्री में ब्लास्ट हो जाए. क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड. इट इज़ अनदर थिंग कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आगे लाना ज़रूरी है जिससे ब्रेड एंड बटर वो विन कर पाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहाँ बहुत अटमोस्ट क्वालिटी की ज़रूरत है वहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन को ही भेजा जाए. ओके, सो दैट्स हाउ the statements are saying that the Supreme Court of India has held that some judgment that reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution would be limited under Article 335
would be limited to Article 335 for maintenance of efficiency of administration. This is correct, but it is defining the efficiency of administration. This is not correct, right? So answer is basically C. I hope it must be very very clear to you, and it is easy question, right? Now coming to another question, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है. पिछले साल ही इलेक्शन हुए हैं और मेरे वीडियोस पिछले साल के इलेक्शन जब हुए थे तब ये अवेलेबल है, और उस वीडियो में इसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे दिए हुए हैं. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप देख सकते हैं उसे. पहला स्टेटमेंट है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड, declared void, then प्रेसिडेंट ने जितने भी काम किए हुए हैं वो सारे के सारे भी राइट कैंसिल हो जाएंगे. भाई ऐसा तो फिर पाकिस्तान को यदि पता चल गया कि ऐसा हुआ है तो फिर वॉर कर दो, प्रेसिडेंट ऑर्डर भी नहीं कर पाएगा, और जो पुराने टाइम में ऑर्डर किए हुए हैं वो उनके फेवर में है तो अच्छा हो जाएगा. नो, प्रेसिडेंट एज अ पर्सन ऑर्डर नहीं किया है, या डिसाइड नहीं किया, या एसेंट नहीं दिया. उसकी जो पोस्ट है वो इम्पोर्टेंट है. सो उस दिन उस मोमेंट तक जब तक उसके इलेक्शन वॉइड नहीं है, राइट, उसके जो सारे के सारे डिसीजंस हैं वो वैलिड रहेंगे. प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में बीमार हो गया तो पुराना टाइम का जो प्रेसिडेंट है वो रहेगा. प्रेसिडेंट ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ सिकनेस और डेथ की वजह से ख़त्म हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब बनते हैं, राइट, और वाइस प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन कर देते हैं तो भी प्रोविज़न नहीं था. तब एक प्रोविज़न आया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब उस टाइम के हिदायतुल्ला साहब थे, वो बने क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्हें भी इलेक्शन लड़ना था प्रेसिडेंट का. तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आज की डेट में बिल्कुल फाइन हो चुके हैं कि किस सिचुएशन में, ऑल दी पॉसिबल सिचुएशंस में क्या हो सकता है. देन elections for the post of the president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. भाई इतनी सारी विधानसभाएं हैं, एमएलएज को वोट देना ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि जैसे आज की डेट में जो गुजरात है तो उस टाइम पर कई सारे एमएलएज को घेर लिया चारों तरफ से, राइट, कि अब ये वहाँ पर ही नहीं पहुँच पाएंगे तो वोट नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया दैट डिसोल्यूशन, डेलिबरेट डिसोल्यूशन ऑफ द विधानसभाज और सस्पेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एमएलए इज नॉट अ ग्राउंड दैट प्रेसिडेंट इलेक्शन शैल बी पोस्टपोन्ड. इट विल बी carried on by Election Commission of India. So this is wrong, right? Then when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes the time limit within which he or she has to declare his assent. See, there is no time limit prescribed. There are vetoes, pocket veto, suspension veto, right, absolute veto. जिसमें सस्पेंशन वीटो के लिए वापस आ जाता है बिल. पॉकेट वीटो का भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, और यदि प्रेसिडेंट ने अपनी एसेट नहीं दिया तो कोई टाइम भी डिसाइडेड नहीं है कि भाई किस टाइम तक उसको एसेट देना है या नहीं. पेप्सू बिल 1956 में हुआ था तो वहाँ पे सब लोग हल्ला मचा रहे हैं, तो इट वाज अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन कि भाई पॉकेट वीटो लग गया है, नहीं कुछ कर सकते हैं. अब ये पेप्सू बिल क्या है, पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू जो बिल है वो बेसिकली स्टेट्स को अलग करना, उनको इंटीग्रेट करना, कई सारे जगह पे लड़ाई चल रही थी. ये एक अलग कहानी है कि किस तरीके से स्टेट्स बने और किस किस तरीके से वेव्स आई हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, जो मैं शायद 3rd या 4th लेक्चर ऑफ दी क्लासेस में समझाता हूँ. अभी तो केवल इतना ही काफ़ी है कि यहाँ पर ये भी गलत है, राइट, ये भी गलत है, ओके, एंड ये भी गलत है. तो यहाँ पे आंसर हो जाता है डी. यहाँ पे कोई सा भी सही नहीं है. अपने आप में ये ऑप्शंस की वजह से थोड़ा हार्ड हो जाता है कि लोग यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा अपने आप को कम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज़
यू कैन से मॉडरेटली हार्ड, नॉट हार्ड, बिकॉज मनी बिल तक लोग जाते हैं। और मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है? और दो टाइप के जो फाइनेंस बिल जो दिए हुए हैं, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। बेसिकली जब लोग ये कहते हैं कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या होता है, राइट? नाउ if I say that all money bill are finance bill or vice versa, it is true to an extent, but it is not true in every sense. How? I need to tell you. First let's cover the question, then उसी में ही हम लोग समझ लेंगे। When लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल, मैं यहाँ पर लोकसभा बना देता हूँ और राज्यसभा, ये हमारा मंदिर है पार्लियामेंट का, जहाँ पे लोकसभा रही, राज्यसभा एंड ये प्रेसिडेंट, राइट? जब लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल को करती है राज्यसभा में, ये रहा फाइनेंस बिल, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट। यहाँ पर ये कुछ भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ये सही है। रीजन क्या है? दैट लोकसभा के अंदर जब फाइनेंस बिल आता है तब तक वो मनी बिल है, और उसके बाद इट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग भी पॉसिबल है फाइनेंस बिल के अंदर। फाइनेंस बिल 1 and finance bill 2, basically it is more close to ordinary bill in every sense. It is somewhat close to ordinary bill, but it is close to money bill also. Why? I need to tell you that जब फाइनेंस बिल को लोकसभा में लाते हैं, मनी बिल की तरह उसे भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन फाइनेंस बिल 2 को लाने के लिए हमें प्रेसिडेंट बिल की ज़रूरत, सॉरी, रिकमेंडेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बट अब लोग मुझ आप पूछ सकते हैं कि भाई फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल में फिर अंतर क्या रह गया? अंतर बेसिकली ये है कि जो सब्जेक्ट आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं जो मनी मैटर से डील करते हैं, वो बेसिकली फाइनेंस बिल 2 में कवर हो सकते हैं। अदर देन मॉनेटरी मैटर, यदि वो नॉर्मल मैटर होता है तो वो कौन सा बिल बन जाता है? बेसिकली ऑर्डिनरी बिल। क्वेश्चन ये भी है कि क्या फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल का दर्जा देने के लिए क्या किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? आंसर इज नेगेटिव। वेरएज मनी बिल को मनी बिल बताने के लिए एक स्पीकर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी आधार कार्ड के बिल को लेके, जिसको हमने मनी बिल के रूप में बताया। सो बेसिकली इट इज़ स्पीकर्स डिसीजन विच इज़ फाइनल. It is not to be questioned in the court also that whether a bill is money bill or not. Okay, because money bill cannot be amended or rejected by Rajya Sabha. That is why Aadhaar card was presented as money bill. That it is that time story जब पहली बार जब गवर्नमेंट आई थी 2014 के बाद, लोकसभा के अंदर में मेजोरिटी थी, बट राज्यसभा के अंदर में मेजोरिटी तो धीरे धीरे ही आ पाएगी, क्योंकि 2 years का प्रोविजन है, वहाँ पर तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ओके, so that's how the situation is. So finance bill, it can amend or reject the bill, ये सही है। when Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. It cannot amend or reject the bill, it can only make the recommendation. See, in spirit this statement is correct, but in letter and spirit it is not correct. When you see the constitution, it is written that Rajya Sabha can reject the money bill, but on rejection it will be understood that Rajya Sabha has passed the bill. राज्य सभा ने वो बिल पास कर दिया है, ये समझा जाएगा रिजेक्ट करने पे। बट स्पिरिट में क्या है कि ना तो अमेंड कर सकती है और ना वो रिजेक्ट कर सकती है, रिकमेंडेशंस के लिए वापस भेजती है लोकसभा के अंदर, जहाँ पे 14 डेज के अंदर उसको एक्शन लेके भेजना होता है, और वो डायरेक्ट फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन वो यदि रिजेक्ट करती है मनी बिल को राज्यसभा, it is understood that the money bill has been passed by the Rajya Sabha. It is printed in the constitution. So I will say that in letter, in spirit it is correct. In case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting become necessary for finance bill. See, there can be joint sitting for finance bill. In that sense, this statement is not correct, but it says that necessary.
नेसेसरी तो किसी भी चीज़ में नहीं होता है, और जॉइंट सिटिंग बहुत ही रेयरली बुलाई जाती है, जब डेडलॉक हो जाता है तब भी शायद अवॉइड कर दिया जाता है. All in all, I just want to say that this statement in letter and spirit is wrong, and I will consider it wrong only. Necessary क्यों नहीं होगा भाई? जब कोई बिल लाया गया है, वो पास हुआ है, राज्यसभा मान नहीं रही है, और प्रोविजन कहता है कि भाई जॉइंट सिटिंग हो सकती है अंडर आर्टिकल 108, then it should be there. So I will say that it is also wrong. And then, yeah, it is correct, and it is also correct. सो यहाँ पर बेसिकली दो सही हो जाते हैं, और यदि मैं इसको कहूँ कि लेटर और स्पिरिट में ये भी गलत है तो ओनली वन हो जाएगा. बट मेरे हिसाब से माई इंट्यूशन गोज फॉर बी. राइट, दो ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं और एक यहाँ पे गलत है. बेसिकली फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस बिल 2 दोनों में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी का अंतर है. क्लासेस में तो मैं समझाता ही हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए समझ लीजिए, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल के करीब है. बस ये थोड़ा सा मनी मैटर में डील करता है, जो आर्टिकल 110 में नहीं दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और थोड़ा सा हार्ड इसलिए होगा क्योंकि फैक्ट है, पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है. अब वहाँ पर बेसिकली जो साइज दिया हुआ है, वेयर इट इज, या 6 to 400, जहाँ पर दो साइज 900 into 600, एंड देन उसके बाद में 450 to 300. अब ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट के हैं, ये अपने आप में अलग साइज है एंड ये अलग साइज है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बट दिस इज करेक्ट. सभी को पता है कि 3:2 में हमें वो मिलता है, लेकिन फिर भी पर्सन इसके बारे में श्योर है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हो नहीं सकता, मतलब सी हो नहीं सकता. राइट, एंड या तो ये होगा, या ये होगा, या फिर डी होगा. एक स्टेटमेंट तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बट एक्चुअली पीपल माइट हैव करेक्टेड ए मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये दोनों आपस में इस तरीके से लग रहे हैं कि यदि हम 2 के पहाड़े से इसे काटें तो 2 बार ये कट जाएगा और 3 बार ये, 3:2 का रेशो निकल जाएगा. बट ये तो अलग अलग चीज़ है. ये कहते हैं मर्सीलेस बिहेवियर ऑफ यूपीएससी. भाई फैक्ट है, कहाँ इतना कोई याद कर पाता है, बट स्टिल यूपीएससी के ईगो को अपने हिसाब से उसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं. बट एनीवे, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता, आंसर जो बन जाता है वो बेसिकली स्टेटमेंट 1 is incorrect and 2nd is correct. D is the correct one. The next question is also on the easy side. भाई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने डिक्लेयर किया कि भाई 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाएं, तो मनाते हैं. ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सभी को पता है कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो ड्राफ्ट करने की कमेटी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, मेजर कमेटीज़ में आती है. उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में किया. देयर वाज अदर कमेटीज़ ऑल्सो, जहाँ पे महात्मा गांधी जी किसी भी कमेटी के एक चेयरपर्सन नहीं थे. नेहरू जी वॉज चेयरपर्सन फॉर मोस्ट ऑफ द कमेटीज़, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज परहैप्स द ड्राफ्टिंग कमेटी. तो यहाँ पर बेसिकली आंसर क्या हो जाता है, हमने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं. सो Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote. This is the correct one. This is the wrong. So first is correct and another is not correct. So C is the correct answer. Then another question is there. According to the Constitution of India, the central government has duty to protect state from internal disturbance. Yes. ये बेसिकली हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं. आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आप देखते हैं, जिसको बहुत डिटेल में पार्ट 6 में भी पढ़ाता हूँ एंड फंडामेंटल राइट्स में भी शुरू में बताया जाता है. सो इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना है. और आई हैव टोल्ड यू दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो प्रोविज़न था, जिसका मिसयूज़ हुआ था,
इसको और भी स्ट्रेंथन कर दिया गया, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में सब्स्टिट्यूट किया गया आर्म्ड रेबेलियन से, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन करता है सिचुएशन को कि भाई आर्म्ड मतलब वेपन यूज़ हो रहा है, राइट। ये नहीं है कि लाठी वाठी से विद्रोह हो रहा है या फिर प्रोटेस्ट हो रही है, और कई सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस क्या आर्म्ड रेबेलियन को रोकने के लिए भी हम नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंडर में है वो लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी जो होती है उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ पे यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म है, चीफ मिनिस्टर जो हैं या जो कोई भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ये आर्टिकल 352 के बारे में ज़्यादा है, विच इज़ करेक्ट। The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to the person being held for the preventive detention. See, I when cover Article 22, जहाँ पर मैं आपको बता रहा होता हूँ कि डिटेंशन एंड अरेस्ट में क्या अंतर होता है। अरेस्ट मीन्स टेकिंग द पर्सन इनटू कस्टडी, डिटेंशन मीन्स कॉन्टिन्यूड अरेस्ट, जहाँ पे हम जेल के अंदर में रखते हैं कि भाई कोई गलत आदमी तो भाई गलत काम मत कर, दो गलत बात है। तो जो डिटेंशन है वो दो टाइप की होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट प्यूनिटिव डिटेंशन एज वेल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब प्रिवेंट करना किसी भी आदमी को। भाई दो दोस्त थे, एक पुलिस वाला बन गया और दूसरा पर्सन नॉर्मल दोस्त है, उसके घर वालों को कुछ किसी ने कर दिया, देन वो कहता है कि नहीं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और अपनी उसने रिवॉल्वर उठाई चल दिया। पुलिस वाला पर्सन क्या करेगा, उसको जेल में डाल देगा, भाई ठंडे हो जा, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। तो प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं 3 महीने के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जैसे लॉज हैं अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, राइट, जिसमें इरोम शर्मिला जी ने काफ़ी यू नो अपने फास्ट रखे हुए हैं, फास्ट टू डेथ 1 1 साल के। ऐसे ही टाडा है, टेररिस्ट एक्ट डिसरप्शन एक्टिविटीज़, पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मकोका है, गुजकोका है जो स्टेट के हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट। जैसे जे के अंदर में अफस्पा ज़्यादा काम करता है, ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है, जहाँ पे पुलिस बिना किसी प्रूफ के, आर्मी की बिना किसी प्रूफ के किसी को भी धर सकती है। लीगल काउंसिल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट बिकॉज ऐसे लोगों के लिए और ऐसे टाइम पर जहाँ पे केवल सस्पिशन के बेस पे हम किसी भी सुसाइड बॉम्बर को ले सकते हैं, उस टाइम पे थोड़ी ना ऐसी सिचुएशन है कि भाई उन्हें हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें। संजय दत्त जो टाडा के अंदर में अरेस्ट हुए थे, उनसे जाके इस चीज़ का मतलब पूछिए क्या निकलता है। संजू मूवी बनी है, देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा, राइट। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये जो पोटा है 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence, right. Prevention of terrorist act, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. See, there are both the stories here, that you may say that police arbitrarily beat the person to make him accept that yes you have done this or not, but under such draconian laws, not all but yeah, in some of the act like in afaspa, एविडेंस जो स्टेटमेंट होता है फर्स्ट टाइम आप पुलिस स्टेशन में देते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड, राइट। सो इट मे बी रॉन्ग और इट मे बी करेक्ट। सो दिस इज, यू लुक एट दिस, दैट स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज सेक्शन 32, यहाँ पे भी बताना जरूरी है क्योंकि मेंस में आ सकता है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा states that notwithstanding anything in the code 12 in the Indian Evidence Act 1872, the subject to the provision of this, a confession made by a person before the police officer not lower the rank than SP shall be admitted in the court. Situation ऐसी है, जिस पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमने ऐसे लॉस को लगाया है, ड्रैकोनियन लॉस को, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि कई सारे लोगों की जान बचे, तो वहाँ पर कोर्ट को भी मजबूरन कई सारे ऐसे लोग जो होते हैं बाद में इनोसेंट भी हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है, राइट। अभी एक क्लास 400 बच्चों की है, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो रेड कलर की शर्ट पहने हुए है बच्चा,
कोई भी हो सकता है 10 लोग हों, वो सुसाइड बॉम्बर है, अब सारे के सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। उसमें से कोई एक गलत होगा, यदि ये सच, ये खबर जो है वो सच है, तो 9 लोग बेकसूर होंगे, लेकिन उन 9 लोगों को भी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। सो सच इज द सिचुएशन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। एनीवे, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर क्या हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे 2 सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी कैन गो फर्दर। ये भी बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन जो पिछले साल हुए थे उन्हीं से कनेक्टेड है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मींस जो एमपी लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं, लेकिन वो नॉमिनेटेड हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंट का राइट को हटाने का प्रोसेस है वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और वही लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसके इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट होते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एमपीज दोनों शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ पे एमएलए शामिल नहीं होते। यहाँ पे इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज दोनों हाउसेस से शामिल होते हैं, बट नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 मेंबर हैं राज्यसभा में, और अब तो खैर एंग्लो इंडियन लोकसभा में और विधानसभा में है ही नहीं, तो बेसिकली आंसर बन जाता है दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वन। दूसरा है दैट हायर द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। इट मे बी करेक्ट, बट द फॉर्मूला जो है वो प्रेसिडेंट के जो वोट वैल्यू है उसको निकालने का क्या है कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ एमएलए की है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज इनटू 1000। तो ये जो 1000 है ये समटाइम्स न्यूट्रलाइज कर देता है सिचुएशन को, और इसका प्रूफ हमें मिलता है इस वाले सेंटेंस से जो कि सही नहीं है। ओनली द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इतना याद कौन रखता है करंट अफेयर्स में। जब आप पूरा अंदर तक जाओगे तब आप सारे के सारे स्टेट्स के प्लस जो हमारे यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा हैं उनके जब आप देखते हो टोटल 31, तो टोटल 31 के आपको वोट वैल्यूज़ याद करनी पड़ती है, कौन किसकी ज़्यादा है कम है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। हार्ड क्वेश्चन बनने के हिसाब से एनीवे लेट्स गो टू द आंसर। देन आंसर इज दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, this is wrong, then only one is correct, right? So 2 are the factual one and 2 are the kind of statements which we have read in class. Okay, now if we go to another question, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। Anyway, now this is what we have for all the questions that we have seen so far. Speed was relatively more because I wanted to cover it within an hour. The detailed video you may see in the description box the link of them, and I will repeat that राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप फोकस करो। इस साल में भी हो सकता है, लेकिन अगले साल तो बहुत ही मस्ट है। जो राइटिंग प्रैक्टिस अभी हो जाएगी ये अगले ईयर में आपके बहुत काम आने वाली है। एंड वी आर देयर फॉर every need that you feel and any of the thing that you need। किसी एक टॉपिक के ऊपर यदि वीडियो आपको चाहिए जो मैं लेकर आऊँ, तो आई विल बी रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने कुछ कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई टॉपिक दिया है, then definitely I will be। For now, the purpose of this video is over. See you in the next video. Till then, Jai Hind.